लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य तक कंप्लीट कर लिया था, भाग 4 का। आज हम एक नए भाग की शुरुआत करेंगे, भाग 5, जो हमें संघ के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? भाग 5। हमेशा याद रखिएगा कि ये रोमन में लिखा जाता है। तो ये भाग 5 यानी पार्ट 5 जो है हमें आज पढ़ना है, और ये हमें किसके बारे में बताता है? यूनियन यानी संघ के बारे में बताता है। यूनियन यानी संघ के बारे में बताता है, यानी कि केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था होगी उसके बारे में बताया गया है। हम फेडरल हैं, फेडरल यानी संघात्मक ढांचे में हैं। फेडरल फीचर यानी संघात्मक विशेषताएं। तो संघात्मक विशेषता, इसको कहीं लिख लीजिए, फेडरल मतलब क्या होता है, यानी संघात्मक मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। तो फेडरल मतलब शक्तियों का बंटवारा। तो यानी कि हमारे यहाँ, मैं आपको बोल चुकी हूँ फेडरल, मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये मेंस का होता है, मैं उसे कल के वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आपको जब एक जगह लिखा होगा, क्योंकि कभी कभी मेंस की चीज़ें भी पीटी में जब लिख दी जाती हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं कल के वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी कि फेडरल फीचर्स आपको लिखवा सकूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्योंकि हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल फेडरल का नहीं है, फेडरलिज्म का, क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल फेडरलिज्म का आपको अमेरिका में मिलेगा, यानी यूएसए में मिलेगा। चीज़ों को समझते रहिएगा। वहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है केंद्र में और राज्यों में, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं केंद्र की अपेक्षा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास उतनी शक्तियाँ नहीं हैं, और हम समय समय पर यूनिटरी हो जाते हैं, यानी कि एकीकृत हो जाते हैं। हम समय समय पर यूनाइट हो जाते हैं या एकीकृत हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सेंटर हैज़ मोर पावर, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं देन स्टेट। क्या आपको बात समझ में आई? केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं हमारे यहाँ और राज्यों के। अब इसको लेमैन लैंग्वेज में आप समझिए, जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी पता है, इतना बेसिक तो आपको भी अब तक पता चल गया होगा कि एक तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है और एक केंद्र में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री। दोनों के इलेक्शन अलग होते हैं, दोनों का काम अलग होता है, आप जिस भी राज्य से होंगे। तो यानी कि दो सरकारें बन रही हैं, एक तो केंद्र में सरकार बन रही है और एक राज्य में सरकार बन रही है ना। तो ये जो शक्तियों, और दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, मतलब वो राज्य तक भले सीमित हो लेकिन वो अपने राज्य में कुछ काम करते हैं। बहुत सारी स्कीमें आपने देखी होंगी, मुख्यमंत्री कल्याण योजना, दुनिया भर की। और जब केंद्र की चीज़ें चलती हैं, केंद्र की स्कीम या उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, तो वो पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होती हैं। तो इसका मतलब दो तरीके की सरकार है, एक तो केंद्र में है और एक राज्य में है। तो इन्हीं शक्तियों का बंटवारा, जिससे इन दोनों में क्लैश ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इन लोगों के बीच में, किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। ये लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ। कहाँ पर शक्तियों का बंटवारा, मतलब शक्तियों का बंटवारा कैसे करेंगे? शक्तियों का बंटवारा आपको पता है कि इस विषय पर कानून ये बनाएगा, इस विषय पर कानून ये बनाएगा, है ना। तो आपको पता है कि विषय जो हैं अलग अलग कर दिए गए हैं, है ना। तो बहुत सारे विषय होंगे, उनकी लिस्ट बना दी गई कि इस विषय पे भाई तुम बना लेना, इस विषय पे तुम बना लेना, और जो विषय इसमें नहीं है उसके लिए भी तुम बना लेना। उसको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। वो हम अपशिष्ट शक्तियाँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका पार्ट नहीं है, अभी यहाँ पर इसको समझने का पार्ट नहीं है।
तो बस आप इतना जान लीजिए कि 3 तरीके की लिस्ट बना दी गई, 3 तरीके के विषय बना दिए गए कि भाई राज्य के पास ये विषय हैं, आप इस पे बना लीजिए, उसको राज्य सूची कह दिया गया यानी स्टेट लिस्ट कह दिया गया। फिर केंद्र को बोला गया कि आप इस पे विषय बनाइए, उसको यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची बोल दिया गया। और कुछ ऐसे विषय रखे गए जिन पे दोनों बना सकते हैं। हम बाद में ये सब डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर बताने का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सबको उस नज़र से पढ़ाऊंगी जहाँ मैं ये समझ के चल रही हूँ कि सामने वाले बच्चे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो इकट्ठा एक जगह मैं बर्डन दे दूँ जिसका अभी औचित्य नहीं है, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो समवर्ती सूची यानी तीसरी सूची बनाई गई कॉन्करेंट। पहली सूची क्या थी? यूनियन थी यानी केंद्र सूची, संघ सूची लिख लीजिए या जो भी, एक ही बात हो गई, ठीक है ना। फिर दूसरी क्या थी? राज्य सूची, जहां पे राज्य बना सकती थी जो विषय थे, जिसको स्टेट लिस्ट बोला गया, ये यूनियन लिस्ट है। फिर एक कॉन्करेंट, एक क्या हुआ? एक कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची बनाई गई। क्या बनाई गई? समवर्ती सूची। इसमें कुछ ऐसे विषय रखे गए जो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते थे। तो मान लीजिए कि राज्य केंद्र ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया और वो समवर्ती में आता है, तो राज्य अपना लॉ बना के वहां पर काम कर सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में बस यही होता है कि अगर केंद्र ने कोई विधि, इस समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं, अगर उसके तहत केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो केंद्र वाला प्रिविलेंट होगा, यानी केंद्र वाला मेन होगा, राज्य का नहीं होगा फिर। लेकिन अगर केंद्र नहीं बनाया है, राज्य अपना बना लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों ने बनाया है तो केंद्र वाला मान्य होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं इसमें जो तीनों लिस्ट में नहीं आई। अब उस समय के 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो सारी चीज़ें अब फ्यूचर में क्या होगा, जैसे साइबर क्राइम हो गया, तब थोड़ी ना था, साइबर विषय हो गया, तब थोड़ी ना था, अब है ना। तो उसके विषय पे कौन कानून बनाएगा? ऐसी शक्तियां जो संविधान में, ऐसे विषय जो संविधान में नहीं लिखे गए और वो समय के बाद आते जाएंगे। जैसे अब आया साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, दुनिया भर का, उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ कौन बनाएगा? तो ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं थे, उसके ऊपर बनाने का अधिकार जो दिया गया वो केंद्र को दिया गया कि केंद्र बनाएगी। उसे कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, उसे कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। तो यानी कि यहां पर अवशिष्ट शक्तियां, इसकी हिंदी हो गई अवशिष्ट शक्तियां। मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही। तो आपको 3 विषय मिल गए और आपको ये पता चल गया कि जो विषय नहीं लिखे हैं संविधान में, अगर वो फ्यूचर में आते हैं तो उनके पास जो शक्तियां होंगी, रेजिड्यूरी पावर जो होगा, जिसे अवशिष्ट शक्तियां बोली जाएंगी, जो संविधान के इन तीनों सूची में नहीं लिखे गए हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। ये सब बाद में भी आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है, बाद में भी रिपीट होगा, डोंट वरी। तो यूएस में नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहां ट्रू फेडरलिज्म है, यानी एक सही रूप से संघनात्मक ढांचा जो है वहां पर बनाया गया है, जहां पर राज्यों के पास पावर है। तो अगर ये रेजिड्यूरी पावर्स अगर होती, राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो रेजिड्यूरी पावर्स भी, मतलब कि ये जो अवशिष्ट शक्तियां जो फ्यूचर में आएंगी, जो हमें अभी नहीं पता है, उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार वहां पर राज्यों के पास है। तो आप सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है ट्रू, मतलब केंद्र को अपना पता है, राज्यों को अपना पता है, राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि अमेरिका में राज्यों ने आपसी सहमति से केंद्र बनाया है। वो अलग बात है कि राज्य जो है उस सहमति को तोड़ के नहीं भाग सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी आगे फिर से होगा।
तो वहां पर अमेरिका में यह है कि राज्यों ने आपसी सहमति से मिलकर केंद्र बनाया है, राज्य नहीं भाग सकते वहां से, उन्होंने आपसी सहमति से बनाया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अरे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया, याद कीजिए आर्टिकल 1 जब मैंने पढ़ाया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का समूह होगा, राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं। हम कोई समझौते के तहत केंद्र नहीं बने, हम कोई समझौते के तहत भारत नहीं बने हैं, आप समझ रहे हैं, ये राज्यों का समूह है। और हमने राज्य को क्यों विभाजित किया है? सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जिससे सुचारू रूप से जो है काम चल सके। तो दोनों में अंतर है, बट हमने भी शक्तियों का बंटवारा किया है, ऐसी बात नहीं है, बट हमारा ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, हमारा सच्चा संघात्मक ढांचा नहीं है। हमें क्वाजी कह सकते हो आप, क्वाजी फेडरल, कुछ लोग बोलते हैं अर्ध संघात्मक, आप समझ रहे हैं, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन समय समय पर हम जो हैं एकीकृत हो जाते हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र के पास आ जाता है, और राज्य का अस्तित्व जो है कभी कभी समाप्त भी हो जाता है, या उनसे उनकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। ऐसा हमने क्यों किया था, ये सब पहले जब हमने पहला भाग पढ़ा था तो मैंने आपको समझा दिया था, हमारी परिस्थितियां जैसे गुजरी थी, हम जिस तरीके से एक ज्योग्राफिकल एंटिटी बोले कि हम लोग पहले भी ब्रिटिशर्स के आने के समय भी और उससे पहले भी अलग अलग स्थानीय स्वामित्व के लिए लड़ते थे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर झांसी देखेंगे तो जब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी अंग्रेजों से लड़ती हैं तो वो ये कहती हैं कि मैं झांसी नहीं दूंगी, क्या वो ये कहती हैं कि मैं भारत नहीं दूंगी? तो उनका जो मोटो था, उनका जो बेनिफिट था, उनका जो लक्ष्य था वो झांसी तक सीमित था, ना कि भारत एक देश के रूप में था। तो वो जो नेशनलिज्म की भाषा थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही थी, क्षेत्रीय भावना के तहत वो पीछे हट जा रही थी। क्षेत्रीय भावना जो है राष्ट्रीय भावना से ऊपर थी, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस चीज को दोबारा दोहराया ना जाए और लोग छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे राज्यों में ना टूट जाएं, इसलिए हमने भारत को एक देश के रूप में मजबूत करने के लिए, और ये कभी ना टूटे, हमने पहले आर्टिकल में लिखा इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। अमेरिका से काफी डिफरेंट है, वहां तो राज्यों ने मिलकर सहमति कर दी कि चलो हम एक साथ हो जाते हैं और एक केंद्र में सरकार बना देते हैं, लेकिन हमारी अपनी अपनी शक्तियां होंगी और केंद्र जो है ओवरऑल देख लेगा, उनकी अपनी शक्तियां होंगी। वहां पे ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स है, लेकिन राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं वहां पे। यहाँ पर ऐसा नहीं था, हम भारत हैं, पहले देश है और उसके बाद हमने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए, आप देखें इतना बड़ा जो जब कंट्री होती है, इतना बड़ा जब देश होता है, तो जाहिर सी बात है उसे सुचारू रूप से और ढंग से चलाने के लिए सिर्फ एक केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती है। सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य जो है कहाँ काम कर सकता है? जब छोटी सी जगह हो, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पे काम कर जाएगा। छोटा सा लोग हैं, आई मीन नॉट छोटा सा लोग हैं, छोटे कम पॉपुलेशन है, कम जनसंख्या है, छोटा क्षेत्रफल है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर केंद्रीकृत सरकार काम कर जाएगी। लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश में यहाँ पर सिर्फ एक केंद्र में आप सरकार बैठा दें, और इतनी ज़्यादा कल्चर डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा रिलीजन डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा डायलेक्ट बोलते हैं, यहाँ पर बोलियाँ 10 तरीके की हैं, संस्कृति अलग अलग है, पहनावा ओढ़ावा खान पान सब अलग है। वहाँ पर केंद्र में बैठ के एक सरकार सबके लिए समान रूप से उनके अपने पर्सनल क्या ग्रीवियांसेस हैं, उनकी अपनी पर्सनल क्या समस्याएं हैं, उसे नहीं समझ सकती है, तो और ना ही सुचारू रूप से चला सकती है। तो इसे ढंग से चलाने के लिए राज्यों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है।
इसीलिए ये राज्यों का समूह है, कतई कोई समझौते के तहत राज्य केंद्र नहीं बना है। ठीक है, हम भी फेडरल हैं, जो सॉरी मैं यहां पर थी, तो ये 3 लिस्ट बताता है कि हम भी फेडरल हैं, क्योंकि हमने भी शक्तियों का बंटवारा किया है, लेकिन हम समय समय पर केंद्रीकृत ज्यादा हैं, हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यों के पास कम है। और क्यों ऐसा है वो मैंने आपको बता दिया। तो अमेरिका के फेडरलिज्म से हमारा फेडरलिज्म अलग है, इसीलिए कभी कभी जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो हमारे संविधान को क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी। बाकी इसमें फेडरलिज्म कब कब फेडरल फीचर्स हम शो करते हैं वो मैं आपको कल के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बताऊंगी, आपको पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो भी बताऊंगी। लिखना अपने शब्दों में आपको है, वो कल के वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मेंस की जब तक नहीं होंगी तब तक आप पीटी का ढांचा नहीं तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ। अब चूंकि मैंने आपसे बोला कि आज हम भाग 5 पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा संघ पढ़ने वाले हैं। जो केंद्र है वो कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या कार्यकारी, विधायिका और फिर न्यायपालिका कैसे कार्य करती है संघ में, किन किन चीजों से मिलकर संघ बनता है, वो भाग 5 में बताया गया है। ठीक, अब इस भाग 5 को भी चैप्टर्स में तोड़ा गया है, इस भाग 5 को भी चैप्टर्स में, अध्याय में जोड़ दिया गया है, चैप्टर्स में। भाग 5 को चैप्टर्स में तोड़ दिया गया है, यानी अध्याय में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। अब हम कार्यपालिका भी पढ़ेंगे, विधायिका भी पढ़ेंगे और न्यायपालिका भी पढ़ेंगे, तो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। और चैप्टर्स भी सब चैप्टर्स में डिवाइड हैं, उप अध्याय में डिवाइड है, लेकिन हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। इनफैक्ट अगर आप चैप्टर्स भी ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें जो है वो संघ का पार्ट है, यानी भाग 5 का पार्ट है। अगर आप ये चैप्टर्स भी नहीं याद करते हो, यानी अध्याय जिसको इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है भाग को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए, संविधान में है, ये हमने नहीं बनाया, संविधान में ही है। तो और उस चैप्टर्स को भी बाद में सब चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, बट हम सब चैप्टर्स को तो पूछा ही नहीं जाएगा, यहाँ तक कि चैप्टर्स यानी अध्याय भी नहीं पूछा जाएगा कि किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। आपको बस ये याद रखना मोटा मोटी कि ये भाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, अध्याय है। पहला है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? इधर लिखती हूं, चैप्टर फर्स्ट। याद रखिए रोमन में ही लिखा गया है, या नहीं तो फिर ABCD लिखा गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड क्या कहता है? पार्लियामेंट। ठीक है। चैप्टर थर्ड क्या कहता है? चैप्टर थर्ड बताता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। फिर चैप्टर फोर्थ क्या बताता है? चैप्टर फोर्थ बताता है यूनियन जुडिशरी के बारे में। और चैप्टर फिफ्थ क्या बताता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी मीडियम देखिए क्या बोलते हैं इसको, संघ कार्यपालिका। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, भाग 5 में संघ कार्यपालिका के बारे में। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे संसद के बारे में। ये सारा चीज मैंने आपको बताई ना, कार्यपालिका, विधायिका, है ना। तीसरे में पढ़ेंगे विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, विधायी शक्तियां भी होती हैं, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, विधायी शक्तियां। यूनियन जुडिशरी, संघ न्यायपालिका। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, खूब न्यूज में रहता है, कैग। कंट्रोलर एंड भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक और महालेखा, वेट अ सेक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, ये आपको हर चैप्टर में पढ़ना है। तो इन पांचों चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब जाके हमारा संघ कंप्लीट होगा। यानी कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो इसके बाद जो है वो राज्य हैं, यानी राज्यों का भी ढांचा इसी से मिलता जुलता है ना, इसी से मिलता जुलता ही तो है। लेकिन हाँ, यूपीपीसीएस वगैरह जो राज्य के एग्जाम होते हैं वहां पर केंद्र के बारे में ज्यादा पूछा जाता है राज्यों की अपेक्षा, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो और अगर आपने ये समझ लिया तो आप भाग 6 जो राज्यों से डील करता है, भाग 6 जो राज्यों से डील करता है वो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। सिर्फ एक गवर्नर पढ़ाना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। और गवर्नर में भी काफी कुछ तो प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से मिलता जुलता होता है। तो आप भाग 6 जो है वो ऐसे ही समझ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्लियामेंट में कैसे, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा चुनाव कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। तो हमने इन्हीं 5 चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अब आज हम एक चीज और, संघ में कितने आर्टिकल्स होंगे, कितने अनुच्छेद हैं। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 51 तक भाग 5 से डील करता है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ये आप लिख लीजिए। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक ये डील करता है। हम आराम से इन चीजों को समझेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, आपको भागने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 52 से 151 किससे डील करता है, भाग 5 से डील करता है, ठीक है। ऐसे ही जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है 52 से 78 तक डील करता है। 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव। बाकी हम, चूंकि हम यहीं से चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे ना, भाग 5 52 से 151 तक करता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 52 से 78 तक पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका, जो 52 से 78 तक डील करता है, ठीक। तो अब आ जाते हैं पढ़ने क्या वाले हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो पहला दिन ऐसा ही होता है कि हमें पहले तो यही समझने में लग जाता है कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 5 चैप्टर 1
भाग 5 चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका जो कि डील करता है 52 से 78 तक, जो कि डील करता है 52 से 78 तक। अब इस संघ कार्यपालिका में कितने लोग आते हैं, मैं कौन कौन लोग संघ कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, हमारी कार्यकारी संघ कार्यकारी समिति कौन कौन बनाता है, संघ कार्यपालिका में कौन कौन आता है, ये क्वेश्चन पीटी का है। तो संघ कार्यपालिका में कौन कौन आता है, पहले तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने दोनों को अलग लिख दिया, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। मंत्री परिषद बोलते हैं इसे, मंत्री परिषद, एक सेकंड, मंत्री परिषद सही लिखा है। और हमारा लास्ट में आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी लिख लीजिए। अब ये क्या होते हैं हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। महान्यायवादी, अब आप देखिए भाग 5 पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं संघ कार्यपालिका, और उस संघ कार्यपालिका में भी सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो संघ कार्यपालिका कौन कौन मिलकर बनाता है, वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। वैसे मैं मंत्री परिषद भी लिख देती तो प्रधानमंत्री ना भी लिखती तो चल जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का मुखिया होता है, तो भी चल जाता, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इसका अंग होता है, मैंने अलग लिख दिया। और भारत का महान्यायवादी, ये सब अभी मत पूछिएगा कि ये क्या क्या है, एक एक करके हम अब टारगेट करेंगे, एक एक करके हम टारगेट करेंगे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आ जाएंगे और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखिए 52 से 78 संघ कार्यपालिका बनाती है। तो यानी कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो चलिए, राष्ट्रपति काफी बड़ा है, राष्ट्रपति जो है काफी बड़ा है। आप इसमें देख रहे हैं कि कितना बड़ा है और कितना ज्यादा प्रेसिडेंट। फिफ्टी टू से 62 जो है प्रेसिडेंट को बताता है, 52 से 62 जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है मोटा मोटी। हालांकि इसकी कुछ शक्तियां जो हैं
वो आपको बाद में भी मिलेंगी, चैप्टर 3 में भी मिलेंगी, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊं उससे पहले हमारा टॉपिक होना चाहिए, हमें ये पता चल गया कि हमने पढ़ना क्या है, राष्ट्रपति पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति मैं शुरू करूं क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको जानने ज़रूरी होता है। तो पहले तो आप ये देखिए, इस टॉपिक को मैं शुरू करूं, पहले आप ये देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जब सरकारें बनती हैं तो दो तरीके की लोकतंत्रात्मक सरकारें होती हैं, आपने बहुत बारी सुना होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये राष्ट्रपति समझने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, संघ, हमारा संघ कैसा है, राष्ट्रपति पढ़ाऊं उससे पहले इसकी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और भी होती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक अनोखा टाइप का होता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं सामूहिक कार्यपालिका। ये इन दोनों से स्लाइटली डिफरेंट होती है, ये इन दोनों से स्लाइटली डिफरेंट होती है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इसलिए मैंने उसको उधर लिख दिया है। बाकी आपने लोकतंत्र में दो तरीके की गवर्नमेंट सुनी होगी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक और संसदीय। बेसिकली लोकतंत्र में दो तरीके की सरकारें बनती हैं, एक है, इसको आप बाद में डिस्कस करेंगे, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध कार्यपालिका की शक्तियों से है। तो पहले आप देखिए, लोकतंत्र में दो तरीके से जो है सरकारें बनती हैं, एक होता है अध्यक्षात्मक सरकार और एक होता है संसदीय सरकार। हमने भारत में संसदीय सरकार अपनाई है, हमने भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश का हुकूमत थी हमारे देश में और ब्रिटेन में ऑलरेडी संसदीय सरकार चलती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, तो हम इससे यूज टू थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब तक ब्रिटिशर्स थे उन्होंने समय समय पर हमें इस गवर्नमेंट से, इस स्ट्रक्चर से रूबरू करा दिया था, ठीक है ना। हमारे यहाँ सदनें बन चुकी थी तो हम इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा रूबरू थे, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हम समझ चुके थे, आम जनता समझ चुकी थी, वो इस तरीके से और इस पैटर्न से अपने आप को रिलेट कर सकती थी। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने इस फॉर्म को चुनना, ऑब्वियसली ये बेकार हो जाता क्योंकि इससे सरकार, इससे जो है जनता ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो हमने ब्रिटेन से लिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ढांचा। हम किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं? ब्रिटेन के स्ट्रक्चर से
इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, तो हम इससे पहले से ही वाकिफ थे, क्योंकि अंग्रेज थे तो उन्होंने भी हमारे लिए इसी तरीके के जो उनके देश में था यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की सरकार बनाने की कोशिश करी थी। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाया, तो हमने यही बनाया। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारे यहाँ का अगर देखना हो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल तो ब्रिटेन देख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या देख सकते हैं, ब्रिटेन देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो कार्यपालिका है, जो कार्य करती है, कार्यपालिका मतलब तो समझते हैं ना, जो कार्य करती है, जो नियमों, जो पॉलिसीज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो कार्यपालिका हो गई। और विधायिका क्या होती है, प्लीज इसे समझ लें, पता चले किसी को यही नहीं पता। तीन जो डेमोक्रेसी में, तीन जो सरकार का, तीन जो राज्यों का, जो राज्य का अंग होती हैं, जो मुख्य अंग होती हैं, वो तीन प्रकार की हैं। वो हैं, पहला है कार्यपालिका, फिर पहली है कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और तो जो लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ होते हैं, जो लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ हैं, वो हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, पहले यहां देखते हैं। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का, कानून बनाना। और उस कानून को पॉलिसी या नीतियों के तहत किस प्रकार से लागू कराया जाए, वो किसका काम होता है, वो किसका काम होता है, कार्यपालिका को। कि नीतियों को कैसे लागू करवाना है, वो किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। और न्याय चाहिए कि ये संविधान के हिसाब से नहीं है, सरकार जो है मनमाना काम कर रही है, आर्बिट्रेरी एक्शंस कर रही है, या लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, न्याय मांगना है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए तो क्या है, जुडिशरी। तो लोकतंत्र के जो तीन आधार स्तंभ हैं वो कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो हम पहला, मैंने अभी आपको बोला कि हम पहले क्या पढ़ने वाले थे, कि कार्यपालिका पढ़ने वाले थे। और कार्यपालिका का निर्माण कभी भी मत बोल दीजिएगा कि बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होता है, बिल्कुल भी नहीं। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ये कार्यपालिका है हमारी। ये शक्तियों, जो विधियां बनी हैं, जो कानून बनी हैं, उनको किन नीतियों के तहत लागू करवाना है, ये इनका काम है। ठीक है, अब वो कैसे है वो बाद में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन से एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, अभी हमने देखा चैप्टर 3 में, विधायी शक्तियां भी हैं, देखा था ना, तो इसलिए हम बाद में देखेंगे। बट प्रेसिडेंट को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार किस तरीके की है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इतना आसान नहीं है चीज़ों को समराइज कर लेना। तो आप देखें,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अध्यक्षात्मक सरकार में का एग्जाम्पल अमेरिका है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म का संसदीय सरकार का एग्जाम्पल ब्रिटेन ले लीजिए या इंडिया ले लीजिए। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा पार्लियामेंट्री या संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका है, द एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदीय में सबसे मेन फीचर है। कैसे मैं कह रही हूं ये चीज, आपने कभी भी देखा होगा जो काउंसिल ऑफ, आपने इंडिया का एग्जांपल देखिए, इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, जो सबसे ज्यादा पार्टी वोट लाती है, सीटें जीतती है, जो सबसे ज्यादा पार्टी सीटें जीतती है वो लोकसभा में बैठती है, मेजॉरिटी, यही सरकार बनाएगी। अगर सीटें सबसे ज्यादा इसने जीती हैं, है ना, और जो सबसे ज्यादा सीटें मेजॉरिटी में ये आई है, तो सरकार ये बनाएगी। और सरकार में क्या, जितने लोग चुन के जाते हैं, मान लीजिए बीजेपी की 320 के लमसम सीटें थी, या जितनी भी रही होंगी इस बारी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पर जब लोकसभा में वो सब लोग जब बैठेंगे लोकसभा में, लोकसभा की एक सीट है ना, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। बस आप ये समझिए, बीजेपी जीती, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की थी, है ना। तो क्या सब लोग, जितने लोग जीत के जाते हैं, सब लोग मिनिस्टर बन जाते हैं? सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं? नहीं होते हैं। मिनिस्टर भी 3 तरीके के होते हैं। तो मैं अभी वो चीज डिस्कस यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ, मैं वहां पर ये सब डिस्कस नहीं करूंगी अभी। बस आप ये समझिए कि सब लोग मिनिस्टर नहीं बनते हैं। कुछ लोग इसी पार्टी के होते हुए भी, जो मेजॉरिटी में हैं, इसी पार्टी के होते हुए भी आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे मुख्य मिनिस्ट्री जो होती है, जो मुख्य मंत्रालय होते हैं, और उसके जो हेड बनाए जाते हैं, मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। वैसे इसमें 3 तरीके के होते हैं, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो बस आप इतना जानिए कि जब बीजेपी जीतती है, मेजॉरिटी में सीटें उसको मिलती हैं, तो सब लोग थोड़ी ना मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ लोग तो सांसद ही रह जाते हैं। जो जीत के गए वो तो सांसद ही हो गए, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब सब लोग सरकार मंत्री नहीं बन सकते हैं, कुछ लोग बनते हैं, तो वो उनकी कार्य जो है, जो वो डिसीजन लेते हैं, उनकी जो कार्य है, उस पे अगर कोई भी धब्बा लगता है, और मतलब कि उनके जो कृत्य हैं, अगर संसद उससे सहमत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका का भी अंग होता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका का अंग होता है। यानी कि हमारा जो रियल एग्जीक्यूटिव की बात अब मैं कर रही हूँ, प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। इंडिया की बात कर रही हूँ, है ना, ब्रिटेन में भी यही है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी जो सही रूप से कार्य कर रहा है, जो मेन हेड है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव का, वो तो प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? प्रधानमंत्री, इतना बेसिक तो पता ही होगा। राष्ट्रपति तो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए होता है और कुछ कुछ शक्तियां उसको मिली होती हैं। जो रियल काम करता है अपने देश में वो तो प्रधानमंत्री ही होता है ना, मेन प्रधानमंत्री होता है। तो ये जब रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत बनते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रियल हेड हैं, और उसका हेड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो PM होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो रियल हेड हो गया। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो सुचारू रूप से, सही रूप से जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्या वो संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य नहीं होते हैं? वो लोकसभा का भी सदस्य होते हैं। तो यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है,
वो विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है। तो जब वो कार्यपालिका मतलब जब अपनी कार्यकारी कोई काम करते हैं और उसके तहत संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस यानी उनका कार्य जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक प्रस्ताव पारित होता है अविश्वास प्रस्ताव संसद में। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पारित होता है संसद में, कि संसद के लोग कहते हैं, अब सारे संसद में बीजेपी तो नहीं बैठी ना, अपोजिशन भी बैठे होंगे और भी पार्टी जो जीती होंगी वो भी बैठी होंगी, तो मान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके प्रति संसद में ऐसा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मान लेते हैं उस कार्यपालिका ने कोई ऐसा कार्य किया जो संसद में अविश्वास जगाता है और संसद में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार के प्रति। मेन सरकार तो यही है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो अगर ये पारित हो जाता और ये हार जाते हैं, ये प्रस्ताव ये जीत नहीं पाते, वोटिंग होती है बेसिकली, ये सब बाद में पढ़ेंगे, और अगर ये हार जाते हैं मतलब संसद को अब इनमें विश्वास नहीं रहा, तो अगर ये हार जाते हैं अपने कार्य जो भी इन्होंने किए थे उसके प्रति, अगर संसद में अविश्वास है और फिर वोटिंग होती है और ये हार जाते हैं, तो उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि अपने कार्यकारी एक्शंस के लिए ये विधायिका के प्रति जिम्मेदार हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर विधायिका में नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, आपके किसी गलत कार्य, उनको लगता है कि ये गलत कार्य है, और अगर आप वोटिंग में नहीं जीत पाए तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है रियल हेड भी होता है और नॉमिनल हेड भी होता है। यही रियल हेड है और यही रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि ये जो कहता है वही होता है। तो इनका जो मिनिस्टर चुना जाता है वो वहाँ, जैसे हमारे यहाँ संसद बोली जाती है, वहाँ कांग्रेस बोली जाती है। संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ओके, संसद को वहाँ पर कांग्रेस बोलते हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस जो है, उनकी जो संसद है, मैं इसको हिंदी में संसद बोलती हूँ तभी आप लोग समझ पाएंगे, वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके जो एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स होते हैं वो कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा में सांसद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो है, और प्रेसिडेंट खुद भी पार्ट नहीं होता है कांग्रेस का, है ना। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं, जो कार्य रियल एग्जीक्यूटिव तो यही है, तो और यहाँ के जो मिनिस्टर्स ये चुनता है अपने काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, वो भी कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हैं, तो ये जो इसके जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, इसकी जो कार्यकारी एक्शंस हैं, जो इसके कार्यकारी एक्शंस हैं, उसके लिए ये कांग्रेस के प्रति यानी संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। समझ में आया आपको? ये संसद के प्रति जवाबदेह यानी वहां की संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो कांग्रेस यानी वहां की संसद को अगर प्रेसिडेंट के किसी कार्यकारी एक्शन से असहमति है तो वो कुछ नहीं कर सकती है। वो पूरा 4 साल वहां पर प्रेसिडेंट बनता है, तो पूरा 4 साल वो अपने जो भी उसको एक्शंस लेना है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। उसका कांग्रेस यानी संसद से लेना देना नहीं होता है। बस कांग्रेस जो है वो एक ही प्रकार से प्रेसिडेंट को हटा सकती है और वो है इम्पीचमेंट के द्वारा, और उस इम्पीचमेंट का अलग ही फंडा होता है। ऐसे नहीं कि किसी आपके कार्यकारी एक्शंस, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ अलग है कि ये काम कर दिया तो इम्पीचमेंट हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, हालांकि हमारे यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है,
तो प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वैसे ही जब देखो तो अगर आपका कोई भी कार्यकारी एक्शन है वो तो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति। आपके किसी कार्य से संसद को असहमति है तो वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देगी, अविश्वास प्रस्ताव, और अगर आप नहीं जीत पाए उस अविश्वास प्रस्ताव में तो आप तो वैसे गायब, आप गायब हैं, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस के प्रति, वहाँ के संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है 4 साल तक आराम से कर सकता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, ठीक है ना। और वो जो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, वो खुद चुनता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जनता द्वारा सिलेक्ट करके वो लोकसभा में या राज्यसभा में पहुँचते हैं, क्योंकि काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा से भी बन सकता है। तो जो वो सारे जनता द्वारा चुने हुए होते हैं मोस्टली, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कार्यपालिका का मुख्य जो बिंदु है वो प्रेसिडेंट है, जो मुख्य शक्ति है वो प्रेसिडेंट में है, और वो जो है वो अपने मिनिस्टर्स खुद चुनता है, उसका कांग्रेस यानी वहाँ की संसद से लेना देना नहीं होता है।